हेलो दोस्तों, मैं आरपी सिंह। हम लगातार बात कर रहे हैं सीखने के सिद्धांतों के बारे में। हमने अधिगम के सिद्धांतों को लेकर डिस्कशन किया है अब तक पिछली क्लासेस में। अधिगम के सिद्धांतों का मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि सीखने के दौरान कई तरह की चीज़ें काम आती हैं, कई तरह की प्रक्रियाएं काम आती हैं और कई तरह के नियम और सिद्धांत काम आते हैं। दोस्तों, इन नियम और सिद्धांतों को जब किसी व्यक्ति के द्वारा प्रयोग के माध्यम से सिद्ध कर दिया जाता है और उनके साथ कुछ नियम जोड़ दिए जाते हैं तो इन्हें कहा जाता है सीखने के सिद्धांत। जितने मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने अधिगम पर काम किया है, सीखने की प्रक्रिया पर काम किया है, उन्हें हमने मुख्यतः 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था दोस्तों। और उनमें से पहली श्रेणी थी ऐसे मनोवैज्ञानिकों की जो व्यवहारवाद को समर्थन करते हैं, जिन्हें व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। दोस्तों, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो अधिगम के सिद्धांत दिए गए हैं उन्हें व्यवहारवाद पर आधारित अधिगम के सिद्धांत कहा जाता है। और ये जो व्यवहारवाद पर आधारित अधिगम के सिद्धांत है दोस्तों, इनमें कहीं ना कहीं उद्दीपक और अनुक्रिया को महत्व प्रदान किया गया है। सीखने के लिए उद्दीपक को महत्व दिया गया है और उससे होने वाली अनुक्रिया को महत्व दिया गया है। अर्थात उद्दीपक और अनुक्रियाओं के बीच किसी न किसी रूप से साहचर्य की बात की गई है। इस श्रेणी में हमने अब तक 3 अधिगम के सिद्धांत पढ़े हैं दोस्तों। पहला अधिगम का सिद्धांत पढ़ा हमने कंडीशन रेस्पॉन्स थ्योरी, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, जहां पर कंडीशन के कारण, अनुकूलन के कारण अनुक्रियाएं हो रही थी। तो अनुक्रियाओं के लिए कौन जिम्मेदार हो गया था? अनुकूलन जिम्मेदार था। दूसरा अधिगम सिद्धांत हमने पढ़ा था उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। साथियों, वहां पर क्या जाना था हमने कि किसी भी अनुक्रिया के लिए कोई ना कोई उद्दीपक का होना जरूरी है, बिना उद्दीपक के कोई अनुक्रिया नहीं होती है। तो यहां अनुक्रिया के लिए कौन जिम्मेदार हो गया? उद्दीपक जिम्मेदार हो गया। सीखने के लिए उद्दीपक महत्वपूर्ण माना गया है। इसी श्रेणी में हमने तीसरे अधिगम सिद्धांत की बात की थी, उसका नाम था क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अधिगम के सिद्धांत में क्या जाना था हमने कि विभिन्न अनुक्रियाएं जो हम बिना किसी कारण के करते हैं, बिना किसी उद्दीपक के करते हैं, जब उन अनुक्रियाओं का रेस्पॉन्स हमारे फेवर में आता है तो फिर हम उनमें पुनरावृत्ति करते हैं और इस तरीके से वह जो अनुक्रिया है वही उद्दीपक का काम करती है आगे चल के। इस प्रकार व्यवहारवाद से जुड़े हुए 3 अधिगम सिद्धांतों का हमने पिछले क्लासेस में डिस्कशन किया दोस्तों। आज सीखने के सिद्धांतों की कड़ी में आगे हम बात करेंगे संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक श्रेणी के सिद्धांत के बारे में। संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक श्रेणी के सिद्धांत का मतलब क्या हो गया? ऐसा सिद्धांत जिसमें सीखने के लिए मानसिक शक्तियों के साथ साथ संज्ञान को महत्व दिया जाता है, मानसिक प्रक्रिया को महत्व दिया जाता है, संज्ञानात्मक शक्तियों को महत्व दिया जाता है, जहां पर उद्दीपक और अनुक्रिया का साहचर्य ही सीखने के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता, अपितु सीखने के लिए संज्ञान और मानसिक प्रक्रियाएं तथा मस्तिष्क में होने वाली विभिन्न संरचनाएं जिम्मेदार होती हैं दोस्तों। तो ज्ञानात्मक श्रेणी के सिद्धांत में आज हम पहले सिद्धांत की बात करेंगे जिसका नाम है दोस्तों गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत। गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, थोड़ी सी यहां बात करते हैं गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत का मतलब क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार आपने सुना होगा, यहां से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहली चीज, ये जो गेस्टाल्ट वर्ड है ना दोस्तों, ये गेस्टाल्ट वर्ड जर्मन भाषा का है। अब तक जितने भी वर्ड्स हमने जाने हैं वो सारे के सारे वर्ड्स लैटिन, ग्रीक या यूनानी भाषा के थे, लेकिन ये पहला वर्ड है जो जर्मन भाषा का है। जर्मन लैंग्वेज का वर्ड क्यों है? इसीलिए है कि ये जो सिद्धांत है ये जर्मनी के लोगों ने दिया था। जर्मनी के 3 मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने मिलकर इस सिद्धांत को दिया था, और जर्मनी के 3 मनोवैज्ञानिक हैं जो सीखने की इस विचारधारा का समर्थन करते हैं। सीखने के लिए वो गेस्टाल्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो गेस्टाल्ट क्या है, कौन से 3 मनोवैज्ञानिक थे, किस प्रकार यह सीखने का सिद्धांत हमारे दैनिक जीवन में काम करता है, किस प्रकार शिक्षक के लिए, बच्चों के लिए गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत महत्वपूर्ण है, आइए इस पर डिटेल से हम चर्चा करते हैं आगे के सेशंस में। दोस्तों, इस सिद्धांत को अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहा जाता है, इनसाइट थ्योरी भी कहा जाता है। देखिए, इनसाइट अंतर्दृष्टि का मतलब क्या है पहले हम समझते हैं। यह जो सिद्धांत है फ्रेंड्स, यह सिद्धांत मानसिक शक्तियों की बात करता है, संज्ञानात्मक संकल्पनाओं की बात करता है। तो सीखने की प्रक्रिया के दौरान जब भी व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है तो उस समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति पहले उपलब्ध संपूर्ण परिस्थितियों को समग्र रूप से देखता है।
क्या करता है, समग्र रूप से देखता है, पूर्ण रूप से देखता है और एकाकार रूप से देखता है। समग्र, पूर्ण या एकाकार रूप से संपूर्ण परिस्थितियों को देखने के बाद उसके मस्तिष्क में उस समस्या से संबंधित प्रोसेस होना शुरू होता है, प्रक्रिया होना शुरू होती है और उस प्रक्रिया के बाद अचानक से उसके मस्तिष्क में कोई ना कोई तरीका निकलता है, कोई ना कोई टेक्निक निकलती है, किसी न किसी सूझ का निर्माण होता है और इस सूझ के द्वारा, तरीके के द्वारा, टेक्निक के द्वारा वह उक्त समस्या का समाधान करता है। दोस्तों, इस प्रकार समस्या का समाधान करते हुए जिसमें व्यक्ति की सूझ का महत्वपूर्ण रोल था, जिसमें व्यक्ति की अंतर्दृष्टि का महत्वपूर्ण रोल था, इस प्रकार जब हम सीखते हैं, इस प्रकार जब कोई बच्चा सीखता है तो सीखने की यह प्रक्रिया ज्ञानात्मक श्रेणी में शामिल की जाती है। क्यों ज्ञानात्मक श्रेणी में शामिल की जाती हैं? क्योंकि यहाँ पर सीखने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन हो गया? मस्तिष्क में होने वाली संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं जिम्मेदार हो गई। इसलिए ज्ञानात्मक श्रेणी का यह सिद्धांत कहलाता है। अंतर्दृष्टि क्यों कहा इसको? क्योंकि जैसा रिसेंटली मैंने आपको प्रोसेस बताया, इस प्रक्रिया में जब भी व्यक्ति के सामने समस्या है तो वह समस्या का संपूर्ण, समग्र या पूर्णाकार अवलोकन करता है। मस्तिष्क में उस सिचुएशन को, सूचनाओं को, समस्या को आत्मसात करता है। फिर मस्तिष्क में उससे संबंधित संज्ञानात्मक प्रोसेस होती हैं, प्रक्रिया होती हैं और अचानक से कोई तरीका, सूझ या समस्या का उपाय व्यक्ति को मिल जाता है। अचानक से होने वाली इस संज्ञानात्मक प्रक्रिया को या इस युक्ति को, टेक्निक को कहा जाता है अंतर्दृष्टि, इनसाइट। अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इनसाइट, इन यानी अंदर, साइट यानी देखना, तो अंतर्दृष्टि व्यक्ति समस्या के समाधान के लिए अपने स्वयं में देखता है, अंतर्दृष्टि में देखता है, ना कि बाहरी उद्दीपकों के लिए काम करता है, बाहरी उद्दीपकों को समस्या के समाधान से जोड़ता है। इसीलिए यह संज्ञानात्मक सिद्धांत कहलाता है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। टू बी क्लियर, जब व्यक्ति के सामने सीखने के लिए कोई समस्या आती है, कोई विषय वस्तु होती है, तो वह अंतर्दृष्टि का प्रयोग करता है, स्वयं में ही सोचता है, अपने आप में ही चीजों को खोजता है, अपने आप में सीखने की प्रक्रिया को घटित करता है। तो इसको कहते हैं अंतर्दृष्टि, स्वयं में ही देखना, इनसाइट। इसलिए इस सिद्धांत को कहा जाता है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। दूसरा नाम है दोस्तों इसके लिए गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत। देखिए, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत क्यों कहते हैं इसको, अभी आगे हम बात करेंगे कि इस सिद्धांत में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है गेस्टाल्ट। कौन सा? गेस्टाल्ट। देखिए, गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है। किस भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है समग्र, संपूर्ण या पूर्ण। तो व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए सबसे पहले समग्र परिस्थिति को देखता है, संपूर्ण चीजों का अवलोकन करता है। इसीलिए इस तरह की थ्योरी को कहा जाता है गेस्टाल्ट थ्योरी, गेस्टाल्ट सिद्धांत। आगे हम बात करें पूर्णाकार का सिद्धांत। देखिए दोस्तों, पूर्णाकार भी क्यों कहते हैं? पूर्ण धन आकार। जब भी व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है, संपूर्ण परिस्थिति को एक रूप में देखता है, इसको कहते हैं पूर्ण आकार, कि संपूर्ण परिस्थिति को एक ही आकार में देखता है, पूर्ण रूप से एक इकाई के रूप में देखता है। इसलिए इस सिद्धांत को पूर्णाकार का सिद्धांत भी दोस्तों कहा जाता है। तीसरा है सूझबूझ का सिद्धांत। सूझबूझ के सिद्धांत का मतलब क्या हो गया? सूझबूझ का मतलब हो गया कि व्यक्ति में, खुद में जो समझ विकसित होती है, जो अंडरस्टैंडिंग विकसित होती है, समस्या का समाधान करने के लिए जो टेक्निक, तरीका निकलता है, उसको कहते हैं सूझबूझ या समझ, जिसके द्वारा समस्या का समाधान होता है। तो क्योंकि यहाँ पर जब भी व्यक्ति के सामने समस्या होती है तो वह अपने आप में उसका समाधान खोजता है, तो अंतर्दृष्टि हो गया। अपने आप में समाधान खोजने के दौरान जब उसको समाधान मिल जाता है तो मिल जाने की जो प्रक्रिया है ये हो गई उसकी क्या कहेंगे अपन, मिल जाने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहेंगे अंतर्दृष्टि, इनसाइट। और ये जो उसको समाधान मिला, समझ बनी, ज्ञान बना, उसको कहेंगे सूझबूझ। तो क्योंकि सूझबूझ के द्वारा समस्या का समाधान होता है, खुद में बनने वाली समझ और ज्ञान के द्वारा समस्या का समाधान होता है या फिर अधिगम होता है, इसलिए इसको कहते हैं सूझबूझ का सिद्धांत। आगे है दोस्तों अवयववादी सिद्धांत। देखिए,
अवयववादी सिद्धांत का मतलब हो गया यहां पर सीखने के लिए विभिन्न अवयवों का सहारा लिया जाता है, विभिन्न अवयवों के माध्यम से सीखा जाता है, इसलिए इसको कहते हैं अवयववादी सिद्धांत। अवयव कौन से? मानसिक अवयव, मस्तिष्क की शक्तियां, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं। नेक्स्ट अगला इसका नाम है परिज्ञानात्मक सिद्धांत। देखिए परिज्ञानात्मक का मतलब हो गया ज्ञानात्मक, जो ज्ञान से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए ज्ञानात्मक सिद्धांत। संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, ज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, और उसी से जुड़ा हुआ शब्द है परिज्ञानात्मक सिद्धांत, जिसमें संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को महत्व दिया जाता है, जिसमें संज्ञान को महत्व दिया जाता है। सीखने के लिए ज्ञान या संज्ञान का सबसे बड़ा रोल होता है, उसको कहते हैं परिज्ञानात्मक। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे इस अधिगम के सिद्धांत के ये कुछ नाम हैं जिसको हमने डिटेल से समझा। एक बार हम फिर से संपूर्ण प्रक्रिया की बात करते हैं, किस तरीके से ये प्रक्रिया हमारे मस्तिष्क से बनती है, ताकि हमारी समझ इन नामों को लेकर और अच्छे से बन जाएगी। ये जो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये नाम किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। इनके अलावा भी कोई नया नाम पूछा जा सकता है। ऐसे में आपको गेस्टाल्ट ध्यान रखना है, इनसाइट ध्यान रखना है, इंग्लिश टर्म्स को आपको ध्यान रखना है। हिंदी में कोई नया नाम भी आता है, नया टर्म भी आता है, तो इंग्लिश को देखकर आप तुरंत उसको समझ जाएंगे। एक बार फिर से मैं आपको संपूर्ण बात समझाता हूं इन टाइटल्स के साथ में। सीखने की प्रक्रिया के दौरान बालक संपूर्ण चीजों को देखता है, एक साथ उनको देखता है, इसीलिए इसका नाम है समग्र। समग्र एक साथ देखता है, इसलिए इसका नाम है पूर्ण। गेस्टाल्ट भी जर्मन शब्द है, लेकिन तीनों पर्यायवाची हो गए, तो एक साथ एक इकाई के रूप में पूर्ण रूप से देखता है, इसीलिए समग्र, गेस्टाल्ट और पूर्णाकार। अब इसके बाद अपने मस्तिष्क में उसका समाधान खोजता है, अपने आप में देखता है, अपने ही अंदर झांकता है, इसलिए अंतर्दृष्टि, इनसाइट। अब इस इनसाइट के बाद उसमें समस्या के समाधान के लिए कोई ना कोई टेक्निक, तरीका या सूझ या समझ बनती है, इसीलिए सूझबूझ का सिद्धांत। और क्योंकि इसमें मानसिक अवयवों का इस्तेमाल हो रहा है, अवयवों के साथ सीखने को महत्व दिया जा रहा है, इसीलिए अवयववादी सिद्धांत। और क्योंकि संज्ञान से जुड़ा हुआ है, ज्ञान से जुड़ा हुआ है, मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, इसलिए परिज्ञानात्मक सिद्धांत भी इसको कहा जाता है फ्रेंड्स। तो ये कुछ टाइटल हो गए जिनसे इस सिद्धांत को जाना जाता है। आगे चलते हैं। उन तीन मनोवैज्ञानिकों को आप देख पा रहे हैं जिन मनोवैज्ञानिकों ने गेस्टाल्टवाद की विचारधारा को दुनिया के सामने रखा था। दोस्तों पहली बात, ये तीनों जर्मनी के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं, इसलिए इनको जर्मन मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। और क्योंकि जर्मन मनोवैज्ञानिक है, इसलिए गेस्टाल्ट शब्द भी जर्मन भाषा का ही है। आपको याद रखना है, गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा का है? जर्मन भाषा का है। पहले जर्मन मनोवैज्ञानिक हैं कोहलर, जिन्होंने सूझ का, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है। दूसरे मनोवैज्ञानिक मैक्स वर्दीमर, जिन्होंने गेस्टाल्ट शब्द को सबसे पहले प्रयोग किया है। तीसरे मनोवैज्ञानिक हैं कोफ्का, जिन्होंने अपनी पुस्तक में इस गेस्टाल्टवाद की संकल्पना को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, या फिर गेस्टाल्टवाद के अधिगम सिद्धांत को अपनी बुक के माध्यम से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। तो दोस्तों इन तीनों मनोवैज्ञानिकों को गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, गेस्टाल्टवाद के जनक भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, गेस्टाल्ट शब्द जो है वो जर्मन भाषा का शब्द है, और इस गेस्टाल्ट जर्मन भाषा के शब्द का अर्थ होता है समग्र, आकृति, पूर्ण या संपूर्ण। इंग्लिश में कहेंगे तो क्या हो जाएगा? होल। होल किसका होल? पैटर्न, पैटर्न और कॉन्फ़िगरेशन ह्यूमन फेस। मतलब व्यक्ति अपने द्वारा जिन चीजों को देखता है उनको होल रूप में देखता है, संपूर्ण रूप में देखता है, या फिर एक पैटर्न के रूप में देखता है, या फिर कॉन्फ़िगरेशन के रूप में देखता है। हिंदी में क्या कहेंगे हम इसको? पूर्णाकार, समग्र आकृति या संपूर्ण, है ना। ये सब किसके अर्थ हो गए दोस्तों? ये हो गए जर्मन भाषा के गेस्टाल्ट शब्द के। आगे चलते हैं। गेस्टाल्ट शब्द सबसे पहले कब इस्तेमाल किया गया? तो सबसे पहले 1911 में जर्मन मनोवैज्ञानिक मैक्स वर्दीमर के द्वारा गेस्टाल्ट शब्द को इस्तेमाल किया गया। और यह किस संदर्भ में था? यह मानव के व्यवहार के संदर्भ में था कि जब भी व्यक्ति व्यवहार करता है, मानव व्यवहार करता है, तो संपूर्ण चीजों को देखकर समझकर वह व्यवहार करता है, और उसका व्यवहार समग्र रूप से, संपूर्ण रूप से होता है। तो गेस्टाल्ट शब्द सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया? 1911 में, 1911 में मैक्स वर्दीमर ने सबसे पहले इस शब्द को इस्तेमाल किया दोस्तों। उसके बाद
इस गेस्टाल्ट शब्द को, गेस्टाल्ट संप्रदाय को, गेस्टाल्ट विचारधारा को, जो व्यवहार को लेकर थी, इसको सीखने की प्रक्रिया में, अधिगम में किसने काम में लिया? उस व्यक्ति का नाम है कोहलर। कोहलर ने गेस्टाल्टवादी विचारधारा को सीखने की प्रक्रिया के साथ संबंध करते हुए व्याख्या की, इस पर एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करके, प्रयोग करके सीखने का सिद्धांत दिया, और उसी सिद्धांत को कहा जाता है गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, समग्रवाद का सिद्धांत, पूर्णाकार का सिद्धांत, अवयववादी सिद्धांत या फिर परिज्ञानवाद का सिद्धांत। तो आपसे पूछा जाए गेस्टाल्ट सबसे पहले किसने दिया, तो आंसर क्या होगा? बोलो, आंसर होगा आपका कौन? मैक्स वर्दीमर। गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो आंसर हो जाएगा कोहलर। कोहलर ने इसको अधिगम के सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया। इसके बाद 1920 में, 1920 में जर्मन मनोवैज्ञानिक ही जो तीसरे हैं, जिनका नाम है कोफका। कोफका ने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम था थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट। क्या नाम था? थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट। कब? 1920 में। किसने लिखी? कोफका ने लिखी। इस कोफका के द्वारा लिखी हुई 1920 की पुस्तक थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट में कोहलर के द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया, या फिर गेस्टाल्टवादी विचारधारा दुनिया के सामने लाई गई। कौन सी पुस्तक के माध्यम से? थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट के माध्यम से। कब? 1920 में। मनोवैज्ञानिक कौन से थे? कोफका थे। तो 3 मनोवैज्ञानिक हो गए हमारे यहां पर। सबसे पहला मैक्स वर्दीमर, जिन्होंने 1911 में गेस्टाल्ट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया, जर्मनी भाषा के शब्द का। उसके बाद कोहलर ने गेस्टाल्टवाद को सीखने के साथ प्रयोग किया, अधिगम का सिद्धांत दिया और अपना प्रयोग एक वन मानुष के साथ में किया। तीसरा व्यक्ति जिसने 1920 में पुस्तक लिखी, जिनका नाम है कोफका, और दोनों ही व्यक्तियों के द्वारा जो गेस्टाल्टवाद पर काम किया गया था उसको इस बुक में प्रकाशित किया गया। दोस्तों अब आगे चलते हैं हम सिद्धांत की ओर। तो सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत दिया किसने? कोहलर ने दिया। कोहलर ने अपने प्रयोग में एक वन मानुष का इस्तेमाल किया। देखो, अब तक जो हमने 3 अधिगम के सिद्धांत पढ़े हैं, वहां पर कहीं ना कहीं जानवरों का इस्तेमाल किया जाता था, जानवरों पर अपने प्रयोगों को किया जाता था। लेकिन इसी क्रम में हम चौथे सिद्धांत में बात कर रहे हैं कि वन मानुष पर प्रयोग किए गए। क्यों किए गए वन मानुष पर प्रयोग? क्योंकि वन मानुष या चिंपैंजी जो हैं, हम इंसानों से एक पहले का है। अगर हम ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट की बात करें तो साइंस ऐसा मानता है कि हम भी किसी जमाने में वन मानुष थे, आगे चल के हम और अच्छे बन पाए और इंसान के रूप में आज इस प्रतिरूप में हैं। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग जो है, मानव जो है, इसके मस्तिष्क का ज्यादा संबंध वन मानुष के साथ में है। तो वन मानुष अगर किसी चीज को सीखने की प्रक्रिया के रूप में डेवलप कर लेता है, उसके ऊपर हमारा कोई एक्सपेरिमेंट काम करता है, तो वही एक्सपेरिमेंट, वही प्रयोग आगे चल के मनुष्यों के साथ भी काम करेगा, ऐसा माना जाता है। इसलिए कोहलर ने वन मानुष को चुना, एक चिंपैंजी को चुना और उसका नाम रखा सुल्तान। कई बार पूछा गया है कोहलर ने प्रयोग किस पे किए? सुल्तान पर किए। ये क्या था? मूल रूप से एक वन मानुष था, एक चिंपैंजी था, और ये किए कहां पर? एक टेनेरिफ द्वीप था, उस टेनेरिफ द्वीप पर इन सारे प्रयोगों को कोहलर ने ऑर्गेनाइज किया था। कितने चरणों में किया? तो दोस्तों 3 चरणों में इस प्रयोग को किया था। किस प्रकार से था आगे हम बात करेंगे। कोहलर ने अपने प्रयोग में सुल्तान नामक चिंपैंजी को एक कमरे में बंद किया, और कमरे में बंद करने के बाद उसके सामने केले रखे गए जो एक बहुत ऊंचाई पर थे। ऊंचाई इतनी थी कि वहां पर सुल्तान नहीं पहुंच सके। तो फिर क्या हुआ? जब कोहलर ने सुल्तान के सामने केले रखे, केले ऊंचाई पर हैं, सुल्तान वहां पहुंच नहीं पा रहा है और सुल्तान को भूख लगी हुई है, तो सुल्तान क्या करेगा? अपनी भूख को मिटाने के लिए उसको केलों की आवश्यकता है, भोजन उसको दिखाई दे रहा है, लेकिन क्योंकि वहां पहुंच नहीं पा रहा, इसलिए सुल्तान के सामने क्या आ गई? समस्या आ गई। क्या आ गई? समस्या आ गई। अपनी समस्या के समाधान के लिए अब सुल्तान क्या करता है? देखो यहां शुरू होती कहानी। अपनी समस्या के समाधान के लिए सुल्तान क्या करता है? उस कक्ष में जहां पर उसको बंद किया गया था, उस पिंजरे में जहां पर उसको बंद किया गया था, वहां पर चारों तरफ देखता है, संपूर्ण कक्ष का, संपूर्ण परिस्थिति का अवलोकन करता है, और अवलोकन करने के बाद उसको वहां पर कुछ चीजें दिखाई देती हैं, और उन चीजों का इस्तेमाल करते हुए वह केलों तक पहुंचता है। इस प्रकार
उपलब्ध समस्या का ज्ञानात्मक तरीके से अंतर्दृष्टि के द्वारा संज्ञानात्मक माध्यम से समाधान करता है। तो यहां पर जो प्रयोग है दोस्तों उसमें दो तीन चीजें हैं। देखो आपको दिखाई दे रहा है एक सुल्तान, जिसके ऊपर किसने प्रयोग किए हैं, कोहलर ने प्रयोग किए हैं। पहले स्टेज में आप क्या देख पा रहे हैं, पहले डायग्राम में यहां पर सुल्तान है और सुल्तान को भूख लगी है, ऊपर केले हैं, उन केलों को उतारने के लिए क्या करता है, ये एक लकड़ी का डंडा इसको दिखाई देता है कोने में, लकड़ी के डंडे को देखता है, इसको पहुंचाने की कोशिश करता है लेकिन पहुंच नहीं पाता है। तो क्या करता है, ये एक और डंडा देखता है, उसको एक और डंडा मिल जाता है। जब दूसरे डंडे को देखता है तो दोनों को जोड़ने की कोशिश करता है और जोड़ने की कोशिश के दौरान क्या करता है, दोनों को जोड़ लेता है। अब जोड़ लेने के बाद क्या हो गया, जोड़ लेने के बाद ये डंडा लंबा हो गया, पहले छोटा था अब लंबा हो गया। तो लंबा होने के बाद संभावना क्या बन जाती है कि अब यह डंडा आसानी से पहुंच जाएगा। फिर ये क्या करता है, इस लंबे डंडे से केलों तक पहुंचाता है और आखिरी में केलों को खींचते हुए प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार कोहलर ने अपनी समस्या का समाधान करने के लिए स्वयं की सूझबूझ का प्रयोग किया और उसने केलों को प्राप्त किया खाने के लिए। एक और तरीके से उन्होंने अपने प्रयोग को किया। देखो यहां पर क्या है, एक कक्ष है, एक कमरा है। इस कक्ष में, कमरे में कोहलर ने क्या करा, कोहलर ने केले लटका दिए। केले हैं बहुत ऊपर हैं, ये सुल्तान को दिखाई नहीं दे रहे हैं, सुल्तान को दिखाई दे लेकिन पहुंच नहीं पा रहा है। सुल्तान कोशिश करता है पहुंचने की लेकिन पहुंच नहीं पाता है। जब पहुंच नहीं पाता है तो क्या करता है, ये केलों तक पहुंचने के लिए समग्र कमरे का अवलोकन करता है, संपूर्ण कक्ष का अवलोकन करता है। संपूर्ण कक्ष का अवलोकन करने के दौरान ये क्या पाता है कि सामने कुछ बॉक्स रखे हुए हैं। अगर उन बॉक्स को एक के ऊपर के रखा जाए तो आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो ये क्या करता है, सबसे पहले ये हो गया पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे इन बॉक्सेस को एक के ऊपर एक रखता है, लेकिन दो बॉक्स को रखने के बाद भी नहीं पहुंच पाता है। देखो ये एक हो गया, ये दूसरा बॉक्स हो गया, दोनों बॉक्स को रखने के बाद भी नहीं पहुंच पाता है। तो फिर ये क्या करता है, कुछ बॉक्सेस और लगाता है और जब कुछ बॉक्सेस और लगा लेता है तो ये चौथे डायग्राम में, फोर्थ डायग्राम में क्या करता है, अपने केलों तक पहुंच जाता है 3 बॉक्स को लगा लेने के बाद। अब देखो यहां पर थीम क्या है, प्रोसेस क्या है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। जब कोहलर ने सुल्तान पर प्रयोग किए तो वह सुल्तान के द्वारा की जाने वाली संज्ञानात्मक प्रक्रिया को स्पष्ट करना चाहते थे। सुल्तान के द्वारा अपनी समस्या का जो समाधान खोजा गया, उस समाधान में किस तरीके से अधिगम होता है, उस प्रक्रिया को स्पष्ट करना चाहते थे। तो इस प्रक्रिया को 3-4 चरणों में स्पष्ट किया। 3-4 चीजें वहां पर शामिल हैं। देखो पहली क्या, कोहलर ने अपनी समस्या के समाधान के लिए संपूर्ण का अवलोकन किया, समग्र का अवलोकन किया। इसलिए क्या कहेंगे इसको, इसलिए कहेंगे गेस्टाल्ट। समग्र अवलोकन यहां पर हो रहा है, समग्र चीजों को वो देख रहा है, किसके लिए, समस्या के समाधान के लिए। अब जो ही उसने संपूर्ण परिस्थिति को देखा, देखते ही उसके मस्तिष्क में इन बॉक्सेस को देखकर एक तरीका निकला, एक सूझ का विकास हुआ। किसका विकास हुआ, सूझबूझ का विकास हुआ। और यह सूझबूझ का विकास कब हुआ, जब उसने अपनी समस्या के समाधान के लिए अंतर्दृष्टि क्या किया, अंतर्दृष्टि अर्थात इनसाइट, अपने अंदर में झांका। जब अंतर्दृष्टि का प्रयोग किया, अपने अंदर में चीजों को देखा, तो यहां पर ये जो चीजें हैं, चाहे अंतर्दृष्टि की बात करें चाहे सूझबूझ की बात करें, ये दोनों ही क्या है दोस्तों, ये दोनों ही संज्ञान से जुड़ी हुई चीजें हैं, ना कि उद्दीपक और अनुक्रियाओं से। इसलिए इसको ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। अब जब उसमें सूझबूझ बन गई अंतर्दृष्टि के प्रयोग से कि एक बक्से के ऊपर दूसरा रखने के बाद में पहुंच सकता हूं, तो उसने प्रयास किया, नहीं पहुंचा, एक बॉक्स और रखा और चौथी स्थिति में यह बनाना तक पहुंच गया। इसको लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, इसकी समस्या का समाधान हो गया। इस प्रकार इस सिद्धांत में 3-4 चीजें निकल के आती हैं। पहली चीज कि सीखने की प्रक्रिया में हम समग्र का, संपूर्ण का अवलोकन करते हैं, संपूर्ण परिस्थितियों को एक इकाई के रूप में देखते हैं। अर्थात पहले हम पूर्ण को समझते हैं, पूर्ण को देखते हैं, फिर धीरे धीरे अंश की ओर जाते हैं, पूर्ण से आगे खंडों की ओर जाते हैं, पहली चीज।
दूसरी चीज, जब भी हमारे सामने कोई समस्या आती है सीखने की प्रक्रिया में, हम अपने आप में देखते हैं इनसाइट, और अपने आप में देखने के दौरान संज्ञान के साथ जब काम करते हैं तो कोई ना कोई तरीका निकलता है, कोई ना कोई टेक्निक निकलती है, उसे कहा जाता है सूझबूझ। आप सीखने की प्रक्रिया में कहीं भी सोच के देखें, हम सबके साथ भी बिल्कुल हूबहू ऐसा ही होता है। आगे चलें। नेक्स्ट, कोहलर ने इसे अंतर्दृष्टि कहा, जो समस्या के विभिन्न भागों के बीच संबंधों के प्रत्यक्षीकरण में अचानक आ जाती हैं। देखो क्या है अंतर्दृष्टि कोहलर के हिसाब से? इनसाइट क्या है, किसको कहा इनसाइट? समस्या के विभिन्न भागों के बीच, किसके बीच? समस्या के विभिन्न भागों के बीच संबंधों के प्रत्यक्षीकरण में अचानक आ जाती हैं। देखो प्रत्यक्षीकरण पीछे पढ़ा था हमने, परसेप्शन। प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है जब बाहरी चीजों को ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मस्तिष्क तक सूचनाओं के रूप में पहुंचाया जाता है, तो वह तो होती है संवेदना। इन संवेदनाओं का हमारा मस्तिष्क व्याख्या करके अर्थ प्रदान करता है, उसे कहा जाता है प्रत्यक्षीकरण। तो जो बाहर की चीजें हैं, समस्या है, उन समस्या में अलग अलग टुकड़े हैं, अलग अलग तरह की चीजें हैं, उनको हमारा मस्तिष्क जोड़ तोड़ करता है, संबंध बनाता है और उनको समझकर व्याख्या करता है। उनको समझकर व्याख्या करने के दौरान मस्तिष्क में चलने वाली प्रक्रिया में अचानक से जो प्रत्यक्षीकरण आ जाता है, उसका समाधान आ जाता है, उसे कहा जाता है अंतर्दृष्टि, उसे कहा जाता है इनसाइट। और ये कब होगा? जब व्यक्ति अपने आप में देखेगा, अपने आप में सोचेगा। तो याद रखिए, सीखने की प्रक्रिया में जब भी आप काम कर रहे हो तो सबसे पहले आप समस्या के समाधान के लिए चीजों को देखिए, अपने आप में सोचिए, और अपने आप में सोचने के दौरान तुरंत आपके सामने समाधान भी आ जाएगा। देखो कैसे, आप कंपटीशन एग्जाम में हैं, आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन का समाधान आप चाहते हैं, क्वेश्चन को पढ़ा, उसको समझने की कोशिश की, और समझने के बाद आपने क्या किया कि उस क्वेश्चन को समझा, लेकिन आपको आंसर नहीं मिल पाया। जब आंसर नहीं मिल पाया तो आपके सामने क्या आ गई? समस्या आ गई। एक बार पढ़ते आंसर आ गया तो अब यहां पर कोई आवश्यकता नहीं है, जो आपका पूर्व ज्ञान था, पूर्व नॉलेज था, उससे तुरंत समाधान हो गया। यहां पर सूझबूझ अंतर्दृष्टि की आवश्यकता संभवतः तुलनात्मक कम हो रही है। लेकिन कब? जब आपको आंसर नहीं आया, एक बार में आंसर नहीं आया तो क्या आ गया? आपके सामने समस्या आ गई। जो ही समस्या आई तो आप क्या करते हैं? उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ते हैं। जब 2-3 बार पढ़ते हैं तो पढ़ने के दौरान उसमें जो कंटेंट है, सूचनाएं हैं, जानकारियां हैं, लैंग्वेज हैं, वो मस्तिष्क में जाने लगती हैं, समझ बनने लगती हैं, और इस समझ के दौरान हम उस क्वेश्चन को समझ पाते हैं कि हाँ ये कहना चाहता है। जब हमें लगा हाँ ये कहना चाहता है, तो जब हमें ये कहना चाहता है वो चीज जो हमारे अंदर बनी, उसको कहते हैं अंतर्दृष्टि, इनसाइट, सूझबूझ। और हम तुरंत, अब 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, तुरंत पता लगा लेंगे कि इसमें आंसर ए है, बी है, या सी है, या डी है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि क्वेश्चन को समझने के बाद हमारे अंदर इनसाइट, अंतर्दृष्टि बन गई, सूझबूझ बन गई। तो दोस्तों इसको कहा है कोहलर ने सूझबूझ या अंतर्दृष्टि या इनसाइट। देखो कैसे, एक एग्जांपल से आपने पहले पढ़ा भी होगा। न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। न्यूटन जब पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, उसी दौरान क्या होता है कि उस पेड़ से एक फल गिरता है नीचे। उस फल को देखकर न्यूटन के माइंड में तुरंत एक बत्ती जलती है और उनको समझ में आता है कि फल नीचे गिरा क्यों, और तुरंत वो फटाफट सोचते हैं, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को करते हैं, इनसाइट का प्रयोग करते हैं। उनके दिमाग में आता है कि कोई ना कोई बल है, कोई ना कोई एनर्जी है जो इस फल को ऊपर से नीचे की तरफ खींच रही है। बस ये बात समझ में आ गई तो फिर उसने उस बल का नाम भी दे दिया, और आगे चल के ग्रेविटी की थ्योरी भी न्यूटन ने दे दी। तो यहां पर हुआ क्या? यहां पर न्यूटन के मस्तिष्क में जब ग्रेविटी की थ्योरी का विचार आया, सबसे पहले सूझ बनी, यह कहलाती है अंतर्दृष्टि। इस प्रकार की प्रक्रिया को कहा जाता है इनसाइट या अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि में एक बार समाधान मिल जाने पर क्या होता है कि अगली बार जब भी व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है, तो जो पहले समाधान मिला था वह समाधान अनुभव के रूप में काम आता है, और व्यक्ति उस समाधान की पुनरावृत्ति करते हुए समस्या का समाधान कर लेता है। देखो कैसे, जैसे आपने मैथ्स में किसी सवाल को किया, सवाल को करने के दौरान आपको 1 बार 2 बार 3 बार समस्या आई, लेकिन आपने उसको सोल्व कर लिया। जब सोल्व किया तो अब आपके मस्तिष्क में एक संकल्पना बन गई कि इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका ये होता है।
अब आने वाले जीवन में जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आता है, तुरंत आपने जो पिछली बार क्वेश्चन को सोल्व किया था, उसके जो अनुभव आप में थे, उसकी जो अंतर्दृष्टि आप में बनी हुई थी, वो तुरंत इस सिमिलर क्वेश्चन के साथ में काम करना शुरू करेगी और आप भी इसका आंसर निकाल लेंगे। ऐसा क्यों हुआ? एक बार हमारे मस्तिष्क में, एक बार बालक के मस्तिष्क में जो अंतर्दृष्टि या सूझ बन जाती हैं, वह आगे भी ऐसी ही समस्या में पुनः मदद करती हैं, काम करती हैं। एक बार फिर से देखते हैं। अंतर्दृष्टि दिगम में एक बार समाधान मिल जाने पर अगली बार समस्या उपस्थित होने पर उसकी पुनरावृत्ति तत्काल की जाती है। किसकी तत्काल की जाती है? समाधान की पुनरावृत्ति तत्काल की जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि अधिगम केवल उद्दीपकों व अनुक्रियाओं के बीच अनुबंधित साहचर्य ही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, एक बार समस्या का समाधान हो गया तो समस्या का समाधान होने के बाद अगली बार जब भी ऐसी समस्या आ जाती है तो पहले का जो समाधान था, क्या था? पहले का जो समाधान था, पहले के जो समाधान का तरीका था, उस समाधान के तरीके की तत्काल पुनरावृत्ति हो जाती है और इस प्रकार हम समस्या का समाधान कर लेते हैं। अब इससे एक बात निकल कर आती है, क्या? कि सीखने की प्रक्रिया में उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच साहचर्य ही नहीं होता। उद्दीपक अनुक्रिया के बीच साहचर्य का मतलब क्या है? हमने पीछे 3 सिद्धांत पढ़े जो व्यवहारवाद पर आधारित थे। तीनों ही सिद्धांत में उद्दीपक और अनुक्रिया को महत्व दिया गया था, उनके बीच एसोसिएशन हो रहा था, साहचर्य हो रहा था। तो यह सिद्धांत क्या कहता है कि सीखने के लिए केवल उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच साहचर्य होना ही आवश्यक नहीं है, वरन साधन तथा साध्य के बीच एक संज्ञानात्मक संबंध है जो सामान्यीकरण अन्य परिस्थितियों में भी हो सकता है। देखो, साधन तथा साध्य के बीच, साधन का मतलब क्या हो गया? जो समस्याएं हैं। साध्य का मतलब क्या हो गया? जो उन समस्याओं का समाधान करने के लिए आपके पास तरीका है। इनके बीच एक संज्ञानात्मक संबंध होता है। संज्ञानात्मक संबंध का मतलब हो गया, बाहर ये उद्दीपक के रूप में नहीं होता, अनुक्रिया के रूप में नहीं होता, मस्तिष्क में एक समझ के रूप में होता है, अंतर्दृष्टि के रूप में होता है, जिसके सामान्यीकरण का मतलब हो गया, जब भी ऐसी समस्या वाली परिस्थिति पुनः आ जाती है तो फिर हम उस पहले के तरीके को, अंतर्दृष्टि को या संज्ञानात्मक जो संबंध हमारे मस्तिष्क में है, उसको ऐसी परिस्थिति में काम ले लेते हैं। वो किस में होता है? वो इस संज्ञानात्मक प्रक्रिया में होता है जिसको कहा जाता है इंसाइट। मैं फिर रिपीट कर देता हूं पूरी प्रोसेस को। सीखने सिखाने के लिए, समस्या के समाधान के लिए, अधिगम की प्रक्रिया के लिए उद्दीपक और अनुक्रियाओं के बीच संबंध होना ही अनिवार्य नहीं है। इसके अतिरिक्त हमारी संज्ञानात्मक शक्तियों के माध्यम से साधन तथा साध्य के बीच भी संबंध होता है, साहचर्य होता है, जो ऐसी किसी भी समस्या के समाधान में हमारी सहायता करता है या मदद करता है। दोस्तों, ज्ञानात्मक श्रेणी के सिद्धांत में गेस्टाल्टवादियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि कोई भी व्यक्ति सीखने के लिए समस्या के समग्र आकार का अवलोकन करता है, मानसिक शक्तियों को संगठित करते हुए समाधान की प्राप्ति करता है। पीछे डिस्कशन किया हमने, किस श्रेणी का है ये? ज्ञानात्मक श्रेणी का है। क्यों है ज्ञानात्मक श्रेणी का? क्योंकि यहाँ संज्ञान का इस्तेमाल किया जाता है, मानसिक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि सीखने सिखाने के लिए, सीखने की प्रक्रिया में समस्या के समग्र आकार का अवलोकन करता है, मतलब पूरी समस्या को देखता है और उसके बाद मानसिक शक्तियों को संगठित करते हुए समस्या के समाधान की प्राप्ति करता है। मानसिक शक्तियों के संगठन का मतलब हो गया अंतर्दृष्टि। क्या हो गया? अंतर्दृष्टि, इनसाइट। मानसिक शक्तियों को संगठित करते हुए समाधान को खोजना इनसाइट कहलाता है। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझबूझ का सिद्धांत, गेस्टाल्ट का सिद्धांत कैसे समस्याओं के समाधान के दौरान काम करता है। और सही मायने में मैं आपको बताऊं, सीखने की प्रक्रिया में या फिर कंपटीशन वाले एग्जाम में सबसे ज्यादा अगर फ्रूटफुल है, सबसे ज्यादा उपयोगी है तो गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत ही है। कि जब भी हम किसी क्वेश्चन को देखते हैं तो संपूर्ण रूप से पूरे क्वेश्चन को देखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं, उसके बाद एक समझ का निर्माण होता है और फिर आगे चल के हम उसके समाधान की ओर जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार गेस्टाल्टवादी संप्रदाय ने, गेस्टाल्टवादियों ने, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के लिए संज्ञानात्मक सिद्धांत को महत्व प्रदान किया है, जो संपूर्ण, समग्र या समाकृति को महत्व देता है, ग्रुप को इंपॉर्टेंस देता है, पूर्ण को इंपॉर्टेंस देता है या उसको सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानता है। तो
इस सिद्धांत से जुड़ा हुआ, इस विचारधारा से जुड़ा हुआ कुछ नियम और तरीके इन्होंने सुझाए हैं। किन्होंने? गेस्टाल्टवादियों ने, जो सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होते हैं, सीखने की प्रक्रिया में उनका रोल होता है, और उन्हें कहा जाता है सीखने के नियम। कौन से नियम? गेस्टाल्ट लॉ ऑफ लर्निंग। सीखने के लिए गेस्टाल्टवादियों ने जो लॉज दिए हैं, जो नियम दिए हैं, परसेप्शन लॉज ऑफ लर्निंग, और इन्हें कहा जाता है परसेप्शन लॉज, मतलब संज्ञानात्मक नियम। किसके द्वारा? किसके लिए? सीखने के लिए। किसने दिए हैं? संज्ञानवादियों ने दिए हैं। इनमें से देखो दोस्तों, पहला है समग्रवाद का सिद्धांत या समग्रता का सिद्धांत। समग्रता का सिद्धांत क्या कहलाता है दोस्तों? समग्रता के सिद्धांत का मतलब होता है इंग्लिश में लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। देखो ये क्या कहता है, ये नियम कहता है कि जब भी कोई वस्तु, कोई चीज, कोई चित्र, कोई कंटेंट एक साथ रखा होता है तो वह हमें समूह के रूप में दिखाई देता है। एक जैसा मिलता हुआ जो कंटेंट साथ में होता है वो हमें समूह के रूप में दिखाई देता है, और इस समूह के रूप में दिखाई देने की जो प्रोसेस होती है, ये मस्तिष्क की एक नेचर होती है। मस्तिष्क चीजों को ऐसे ही देखता है। इसे कहा जाता है समग्रता का सिद्धांत, समग्रता का नियम, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। देखो यहां पर क्या है, ये गोल जो है, गोले बने हुए हैं, ये अलग अलग हैं, ये अलग हैं, ये अलग हैं, ये अलग हैं, लेकिन क्योंकि सारे गोले एक जैसे हैं, एक जैसे हैं सारी आकृतियां, तो सारी आकृतियां एक जैसी होने के कारण हमें क्या लगता है कि ये सब एक समूह के रूप में, एक ग्रुप के रूप में है। इसका मतलब क्या है यहां पर? इसका अर्थ यहां पर यह हो गया कि बच्चों को सिखाने के दौरान या हम खुद जब सीखते हैं तो एक जैसी चीजों को, एक जैसे कंटेंट को जब साथ में रखा जाता है तो हमारा मस्तिष्क उनको ग्रुप के रूप में देखता है, समूह के रूप में देखता है, और इसी प्रकार मस्तिष्क में उनको आत्मसात भी करता है। इसे कहा जाता है समग्रता का नियम। देखो रिसेंटली मैंने आपको बताया कि हमने अब तक 3 व्यवहारवादी अधिगम के सिद्धांत पढ़े, तीनों को मैं साथ में बता रहा हूं, तीनों में उद्दीपक अनुक्रिया को महत्व दे रहा हूं। तो यहां पर क्या हो गया, 3 अलग अलग सिद्धांत हैं, लेकिन जब तीनों को साथ में रखकर मैं बता रहा हूं तो आपके मस्तिष्क में ग्रुप की भावना बन रही, समूह की भावना बन रही है। यह संप्रत्य व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों के रूप में समूह में बन रहा है। तो यह नियम कहलाता है समग्रता का नियम, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। सीखने के दौरान जब बच्चों के साथ में हम काम कर रहे हों तो इस नियम को हम ध्यान रखें। इससे क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है कि एक जैसे कंटेंट को, एक जैसी चीजों को, एक जैसी विषय वस्तु को या एक जैसी सहायक सामग्री को, किसी भी चीज को जब हम एक साथ रखते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसको ग्रुप के रूप में स्वीकार करता है, समूह के रूप में देखता है। तो यह नियम कहलाता है समग्रता का नियम, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। दूसरा नियम है दोस्तों समानता का नियम, लॉ ऑफ सिमिलरिटी। देखो लॉ ऑफ सिमिलरिटी क्या कहता है? लॉ ऑफ सिमिलरिटी कहता है कि एक जैसी चीजों को जब साथ में रखा जाता है तो वो समूह के रूप में दिखाई देती हैं, लेकिन जब उसमें भी, उस समूह में भी एक जैसी चीजें जो अन्य से डिफरेंट हैं तो वो हमें समान रूप से दिखाई देती हैं। देखो कैसे? जैसे यहां पर ये जो डायग्राम है, इसमें ये सारे के सारे, ये गोले, ये गोले, ये गोले और ये ट्रायंगल सारे के सारे किस रूप में है? समूह के रूप में है, प्रॉक्सिमिटी के रूप में है। लेकिन इस समूह में जो अलग आकृति के ये ट्रायंगल रखे हुए हैं, ये हमें अलग ही दिखाई दे रहे हैं, अलग ही नजर आ रहे हैं। समूह में होने के बाद भी उसी समूह में जो एक जैसी चीजें हैं लेकिन अन्य से भिन्न हैं, वो हमें समरूप दिखाई देती हैं, समरूप दिखाई देती हैं। इसे कहा जाता है सिमिलरिटी या समानता का नियम। यहां पर आप देखें, ये जो चीजें हैं, ये यहां तक एक जैसे हैं, यहां तक एक जैसे हैं, लेकिन ये लंबे आ गए तो ये हमें अलग से दिखाई दे रहे हैं दोनों डायग्राम्स। इसे कहा जाता है लॉ ऑफ सिमिलरिटी, समानता का नियम। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि बच्चों को सिखाने के दौरान जब एक जैसी चीजें साथ में चल रही हों, उन एक जैसी चीजों में भी कुछ चीजें जो अन्य से थोड़ी भिन्न हैं भले ही साथ में समूह में है लेकिन अन्य से थोड़ी भिन्न है, वो हमें अलग से दिखाई देती हैं, अलग से हमारा मस्तिष्क उनको स्वीकार कर लेता है क्योंकि वह समूह में समान रूप से हैं, सिमिलर रूप से हैं। इसे कहा जाता है लॉ ऑफ सिमिलरिटी, समानता का नियम। तीसरा नियम है दोस्तों समीपता का नियम, लॉ ऑफ सिमेट्री। समीपता को समरूप भी कहते हैं। समरूप मतलब एक ही रूप की,
एक ही रूप में समरूप, लॉ ऑफ सिमेट्री। ये क्या कहता है? इसमें गेस्टाल्टवादी कहते हैं कि जब दो चीजें एक जैसी हों, बिल्कुल एक जैसी हों, और उनको बीच में से देखा जाए, बीच में से अलग करके देखा जाए, तो एक पक्ष के समरूप दूसरा पक्ष दिखाई देता है। इसको बोलते हैं सिमिलरिटी। क्या कहते हैं? सिमिलरिटी। जैसे हमारे पूरे बॉडी को आप देख लीजिए, अगर यहां बीच में से देखें तो इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट दोनों क्या है? सिमिलर हैं। इसको कहते हैं सिमिलरिटी, लेकिन एक साथ दिखाई देते हैं, ये कहलाता है सिमिलरिटी। देखो यहां पर ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में आप केवल इस चीज को देखें, केवल इस ब्लैक वाली चीज को नहीं देख के जो पर्पल कलर का डिजाइन आपके सामने है इसी को देखें, केवल पर्पल कलर को देखें, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको एक अलग से डायग्राम दिखाई दे रहा है। लेकिन जब इसको आप अब इसको नहीं देख रहे हैं पर्पल को और केवल ब्लैक को देख रहे हैं, तो अलग डायग्राम दिखाई दे रहा है। इस अलग डायग्राम में क्या हो रहा है? इस अलग डायग्राम में दो चीजें हैं, ये एक वाला पार्ट हो गया, दूसरा वाला पार्ट हो गया, दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, दोनों एक दूसरे के समानांतर दिखाई दे रहे हैं। इसको कहा जाता है लॉ ऑफ सिमिलरिटी। इसमें फिर से देख लें एक बार आप, यहां भी क्या हो रहा है? ये जो गोले बने हुए हैं, ये 3 गोले यहां पर हैं, 2 गोले यहां पर हैं, 3 गोले यहां पर हैं, 2 गोले यहां पर हैं, लेकिन दोनों के बीच में बराबर स्पेस है, दोनों को एक ही मैनर से रखा गया है। तो ये जो समूह है, ये समूह और ये समूह दोनों कैसे दिख रहे हैं? समरूप दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे के सिमिलर दिखाई दे रहे हैं। इसे कहा जाता है लॉ ऑफ प्रोक्सिमिटी। इसे कहा जाता है दोस्तों लॉ ऑफ प्रोक्सिमिटी। चलिए आगे चलते हैं अगले सिद्धांत की ओर। सीखने के गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अगले नियम की ओर, जिसका नाम है दोस्तों समानता का नियम, लॉ ऑफ क्लोजर। देखिए ये लॉ ऑफ क्लोजर क्या कहता है? इसको समापन का नियम भी कहते हैं। लॉ ऑफ क्लोजर मतलब चीजों का समापन होना, समाप्त होना या और ज्यादा क्लोज में आ जाना। देखो यहां पर क्या होता है, जब एक जैसी चीजों को जिसमें खाली स्थान या कटा हुआ स्थान एक ही मैनर में दिखाई देता है, तो वह हमें समाप्त होती हुई दिखाई देती हैं, एक ही रूप में दिखाई देने लगती हैं। देखो कैसे, यहां पर ये एक डायग्राम है, दूसरा ये डायग्राम है, तीसरा यह डायग्राम है और चौथा यह डायग्राम है। अब यहां पर जो 4 डायग्राम हैं, चारों अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, लेकिन जब हमने इनको साथ में मिला दिया, तो हम क्या देख पा रहे हैं? हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो चारों अलग अलग हैं, देखो ये अलग है, ठीक, ये भी अलग है, 4 थे, ये भी अलग है और ये भी अलग है। लेकिन अब जब इनके अलग अलग पार्ट को नहीं देखते, हम पूरे को देखते हैं, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? ये संपूर्ण रूप से एक ही दिखाई दे रहा है। तो यह कहलाता है समापन का नियम या क्लोजर का नियम। इस डायग्राम में फिर से देख लो आप, यहां पर ये अलग हैं, ये अलग हैं, ये अलग हैं, ये प्रत्येक जो छोटे छोटे डायग्राम ये सारे के सारे अलग हैं, लेकिन जब इनको साथ में मिला दिया गया तो क्या लग रहा है कि ये एक साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ में ये कनेक्टेड हैं या फिर टच में हैं। इसे कहा जाता है समापन का नियम या फिर लॉ ऑफ क्लोजर। ऐसा हमें प्रतीत होता है सीखने के दौरान। अगला नियम है दोस्तों नंबर 5, निरंतरता का नियम, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। देखो कंटिन्यूटी का लॉ क्या कहता है गेस्टाल्टवादियों के अनुसार कि जब एक जैसी चीजें अलग अलग हों लेकिन फिर भी उनको एक साथ एक ही मैनर में जमा दिया जाता है, तो हमें एक लगातार सी दिखाई देती हैं। कैसे? यहां पर देखें, ये एक है, दूसरा ये एक है, ये एक है और तीसरा ये एक है। अलग अलग हैं, चारों डिफरेंट हैं, लेकिन जब इनको बिल्कुल पास में रख दिया जाता है, तो अब हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो पूरा है, ये पूरा पार्ट, ये एक ही है, और ऐसे ही हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इसके साइड वाला ये भी एक ही है, जबकि ये एक नहीं होके क्या है, ये अलग अलग हैं। एक ये है, दूसरा ये है, ऐसे ही
एक ये है, दूसरा ये है। तो चार अलग अलग चीजें जो हैं वो हमें एक साथ दिखाई दे रही हैं। इसे कहा जाता है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का नियम। ठीक है, तो सीखने की प्रक्रिया के दौरान जब एक जैसी चीजों को अलग अलग होने के बाद भी साथ में रख दिया जाता है तो हमें कैसा प्रतीत होता है कि वो दोनों जुड़ी हुई हैं। अर्थात हम जब बच्चों को सिखा रहे हों, हमारे पास चार चीजें हैं, लेकिन चार चीजों को हमने बिल्कुल एक जैसी चीजों को मिलाते हुए साथ में बता दिया, तो वो उन चार को दो समझेंगे या फिर दो को भी एक समझेंगे। ऐसा क्यों हुआ कि बिल्कुल एक जैसी चीज को साथ में प्रस्तुत किया गया। इसे कहते हैं निरंतरता का नियम, कंटिन्यूटी का नियम, कि जब चीजों को साथ में रखा जाता है तो वो हमें कंटिन्यूटी सी प्रतीत होती है, निरंतरता सी उनके अंदर नजर आती हैं। तो दोस्तों ये थे गेस्टाल्ट वादियों के अनुसार सीखने की प्रक्रिया के दौरान दैनिक जीवन में काम आने वाले 5 नियम, जो हमारे नेचर में हैं, जो हमारे स्वभाव में हैं। हम चाहें या ना चाहें फिर भी चीज़ों को इसी रूप में देखते हैं। हमारे देखने का मैनर यही होता है, हमारे मस्तिष्क का, हमारे इनसाइट का मैनर यही होता है। तो यहाँ पर हम शिक्षकों के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ से 2, 3, 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि निम्न में से कौन सा नियम गेस्टाल्ट वादियों के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में काम करता है, कौन सा काम नहीं करता है। तो इन 5 में से कोई नियम होगा तो वो गेस्टाल्ट वादियों के द्वारा प्रतिपादित सीखने का नियम होगा। इसके अलावा जो होगा वो आपका इससे संबंधित नियम नहीं होगा। पहला क्वेश्चन आता है इनके नाम से जुड़ा हुआ। दूसरा आता है इन प्रत्येक सीखने के नियम की व्याख्या के साथ में कि इस तरह की सिचुएशन है, अब इस तरह की सिचुएशन में कौन सा नियम काम करता है या अंतर्दृष्टि के कौन से नियम को यहां पर स्पष्ट किया जा सकता है। तो इनके नाम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा इनके साथ जो चीजें काम करती हैं सीखने सिखाने की प्रक्रिया में, उसकी सिचुएशन वाला क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा, कोई एक सिचुएशन आपको दे दी और वहां पर पूछते कि इस सिचुएशन में सीखने के दौरान गेस्टाल्ट वादियों के नियमों में से कौन सा नियम यहां पर काम करता है, तो आपको 5 में से ढूंढ के एक नियम को वहां पर उसके साथ एसोसिएट करना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन यहां से अक्सर पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने डिस्कशन किया गेस्टाल्ट वादियों के द्वारा दिया हुआ सीखने का संज्ञानात्मक सिद्धांत। इस संज्ञानात्मक सिद्धांत में गेस्टाल्ट वादियों ने क्या कहा। गेस्टाल्ट वादियों का कहना है कि जब भी हम किसी चीज को देखते हैं, समस्या के समाधान के लिए काम करते हैं, कोई सिचुएशन हमारे सामने होती है, तो हम उसको टुकड़ों में अलग अलग नहीं देखते हुए संपूर्ण को समग्र या एकाकार रूप में देखते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, समस्या के समाधान करने के दौरान हम संज्ञानात्मक प्रोसेस को काम लेते हैं, मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं और उसका समाधान हमारे मस्तिष्क में ही ढूंढते हैं। और मस्तिष्क में समाधान ढूंढकर समाधान मिलने की जो प्रक्रिया है, इसको कहा जाता है अंतर्दृष्टि। जो समाधान मिला उसे कहते हैं सूझबूझ। इस प्रकार संज्ञान के साथ हम यहाँ पर प्रक्रियाओं को घटित करते हैं, इसलिए संज्ञानात्मक सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। दोस्तों ये शब्द किसने दिया, कब दिया, कौन कौन थे, ये तथ्यात्मक चीजें भी यहाँ से पूछी जाती हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट यहाँ से क्या निकल कर आता है कि सीखने की प्रक्रिया में पूर्णता को महत्व दिया गया है। पूर्णता को महत्व दिया गया है। आगे आप जानेंगे कि पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र हैं वो भी यहाँ पर इसी सिद्धांत की देन है। हम जो पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं, करिकुलम बनाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसी सिद्धांत की देन है। अभी NEP 2020 आ रहा है, 2020 NEP आ रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अप्लाई हो रही है पूरे देश में। तो यहाँ पर भी क्या है, जब NEP को बनाया गया था तो कहीं ना कहीं पूर्णता को देखा गया था कि बालक का संपूर्ण विकास कैसे हो, बालक के सारे आयाम एक साथ इस पाठ्यक्रम में कैसे बने, संपूर्ण पाठ्यक्रम को किस तरीके से समग्र रूप से ऐसे बनाया जाए, ऐसे पूर्ण किया जाए कि इसमें चीजें अलग अलग विकास की ओर आगे को जाएं। तो कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम निर्माण में भी यह सिद्धांत काम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सीखने की प्रक्रिया में जब आप खुद कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो चीजों को लगातार सीखने के दौरान संपूर्ण रूप से हमारे मस्तिष्क में आ जाती हैं। जब भी आप चीज़ों को समझने की कोशिश करो तो पहले पूर्ण रूप से चीज़ों को जानो, बाहरी रूप से उसको जानो, एक बार उसके परिचय के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में, आउटलाइन के बारे में जानो, फिर धीरे धीरे उसके अंदर जाने की आवश्यकता होती है। क्योंकि हमारे मस्तिष्क का नेचर ही ऐसा है, पहले चीज़ों को संपूर्ण रूप से देखकर समझने की इसमें प्रकृति होती है। इसलिए गेस्टाल्ट वादियों के द्वारा दिए गए सिद्धांत को दैनिक व्यवहार में हम कैसे काम में लेंगे,
कि संपूर्ण चीजों को एक साथ देखते हुए या पूर्ण से अंश की ओर जाते हुए हम सीखने की प्रक्रिया को घटित करेंगे तो वो ज्यादा फ्रूटफुल होगा। गेस्टाल्टवादी ऐसा ही मानते हैं। तो दोस्तों, हमने आज जो डिस्कशन किया, डेफिनेटली आप उसको आपके सीखने की प्रक्रिया में काम में लेंगे, कंपटीशन में सफल होने में इस प्रक्रिया को अपने खुद के साथ अप्लाई करेंगे तो फिर आगे क्वेश्चन तो आप सोल्व कर ही लेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।